हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स सीरीज। जैसे कि आपको पता होगा कि इस सीरीज के अंदर हम मैक्रोइकोनॉमिक्स को बहुत ही माइन्यूट और डाइजेस्टिबल टॉपिक्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 के अंदर हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके पढ़े थे: वैल्यू एडिशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक स्टेप आगे जाके ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम एक्चुअली में होती क्या है, या जो किसी भी देश की जीडीपी आप पढ़ते हैं उस जीडीपी का मतलब क्या होता है। मेरा नाम है सी अंकित है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जीडीपी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि आपने अपने देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहली बात आपको इस चीज के अंदर जानने की ये है कि वैल्यू से हमारा मतलब होता है उस गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, कि वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कितने के बिक रहे हैं। दूसरी बात, ये जो प्रोडक्शन है ये होती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से हमारा मतलब क्या है? अगर आपको ध्यान हो कि आपके घर पे जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर ईयर होता है वो होता है 12 महीने का। स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से और वो एंड होता है 31 दिसंबर। सिमिलरली जीडीपी भी, किसी भी देश की जीडीपी भी क्या होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट की जाती है। इंडिया के केस में और बहुत सारी कंट्री के केस में भी तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये भी 12 महीने का ही होता है। लेकिन ये 12 महीने का पीरियड कैलेंडर ईयर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर से हमारा मतलब है कि इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर एंड इट एंड्स इन द नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। तो अगर आप इस फिस्कल ईयर की बात करें तो ये जो फिस्कल ईयर है ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 24 से और ये खत्म होगा 31 मार्च 25 को। नाउ जीडीपी, जैसे कि आपको पता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी वैल्यू, वैल्यू कौन सी? मार्केट वैल्यू। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम है। नाउ क्योंकि इस जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमने मार्केट वैल्यू का यूज किया है, तो इसीलिए ये जो जीडीपी है इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। नाउ एज यू रिमेंबर, जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक आपको मेथड इनकम मेथड ध्यान में होगा। इनकम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? हमने वेजेस एंड सैलरीज ली, हमने रेंट एंड रॉयल्टी ली। वेज एंड सैलरीज किसको मिलती है? जो किसी के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं। रेंट एंड रॉयल्टी किसको मिलती है? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, लैंड है, तो आपने उसको किसी को किराए पे दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है। अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई टेक्निकल नो हाउ है, आपने वो किसी को यूज करने के लिए दे दी तो आपको रॉयल्टी मिलती है। उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास मनी फॉर्म में है तो वो पैसा आपने किसी को लोन पे दे दिया तो उसको उसके बदले आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अगर आपने किसी को लोन पे नहीं दिया, आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो बिजनेस आपको क्या कमा के देता है? प्रॉफिट। और फाइनली इनकम मेथड के अंदर वो इनकम जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते लेबर इनकम और कैपिटल इनकम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इन शॉर्ट हमारी लेबर कैपिटल से आती है, जो हमारी लेबर फैक्टर से आती है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये हमारी प्रॉपर्टी इनकम है, ये हमारी कैपिटल से आती है। कैपिटल अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो उससे आपको रेंट आएगा, इंटेलेक्चुअल फॉर्म में है तो रॉयल्टी में आएगा, मनी फॉर्म में है तो या तो इंटरेस्ट में आएगा या तो प्रॉफिट के फॉर्म में आएगा। लेकिन जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि ये लैंड से कौन सी, लेबर से कौन सी है, हम उनको मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में डाल देते हैं। नाउ इनकम मेथड से हमारे पास जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होकर आती है, जीडीपी जो कैलकुलेट होकर आती है, कि वो जीडीपी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एंड दैट इज एट फैक्टर कॉस्ट। इसका रीजन क्या है? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अंदर आपको याद हुआ कि टैक्सेशन और सब्सिडी का फर्क होता है। आप लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। इनकम मेथड के अंदर जो हमारी इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, उसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का और सब्सिडीज का। फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऐड कर दीजिए और सब्सिडी माइनस कर दीजिए तो मार्केट प्राइस आ जाता है। इसका मतलब इस इनकम मेथड के अंदर अगर मैं डेप्रिसिएशन ही ऐड बैक कर दूं तो ये मेरी एनडीपी एट एफसी जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम उसके नहीं जा रहे। और फाइनली अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड याद हो, एक्सपेंडिचर मेथड में रिपीट नहीं करा रहा, जो लोग देखना चाहते हैं वो लेक्चर नंबर 7 के अंदर जाके एक्सपेंडिचर मेथड को देख सकते हैं, प्रॉपरली हमने डिस्कस किया है। एक्सपेंडिचर मेथड यूज करके जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी जीडीपी एट एमपी निकल कर आती है।
दैट इज इट इज क्वाइट सिमिलर टू माय वैल्यू एडिशन मेथड। अब ये जो जीडीपी है, ये जो एनडीटी है, ये कितने फॉर्म में होती है? अब यहाँ से हम एक एक करके इनकी अलग अलग फॉर्म को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने जीडीपी डिस्कस किया। अब जीडीपी के बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगेन मैं आपको लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में लेके जाऊंगा, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जीडीपी से नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डोमेस्टिक का और नेशनल का। आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए, आपके पास जो नेशनल इनकम निकल कर आती है वो निकल कर आती है डोमेस्टिक लेवल पे, चाहे जीडीपी एट एमपी हो चाहे एनडीपी एट एफसी हो या एक्सपेंडिचर मेथड का जीडीपी एट एमपी। पहली बात कि आप कोई भी निकाले जीडीपी एट एमपी, आप सारे मेथड से सेम आएगा। है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जैसे कि आपको नाम में पता लग रहा होगा कि जो डिफरेंस है वो डोमेस्टिक के जगह क्या हो गया है, नेशनल हो गया है। जो यहाँ पे जीडीपी था वो यहाँ पे जीएनपी हो गया है। नेशनल का मतलब क्या होता है? नेशनल का मतलब होता है कि आपके पास जो डोमेस्टिक इनकम है, इस डोमेस्टिक इनकम के अंदर बहुत सारी ऐसी इनकम है जो कि इंडिया से बाहर चली जाएंगी, नॉन रेजिडेंट कमा रहे हैं और वो ये इनकम लेके अपने देश वापस चले जाएंगे। सिमिलरली बाकी देशों में हमारे इंडिया के रेजिडेंट रहते हैं जो कि वहां पे इनकम कमा रहे हैं और वो इनकम लेके इंडिया में आएंगे। तो अगर मैं इन डोमेस्टिक इनकम के अंदर, अगर अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर रेजिडेंट की इनकम ऐड कर दूं, रेजिडेंट लिविंग अब्रॉड, उनकी इनकम ऐड कर दूं और नॉन रेजिडेंट लिविंग इन इंडिया, इनकी इनकम माइनस कर दूं, तो मेरा जो जीडीपी है, दैट इज जो मेरी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर। जो रेजिडेंट अब्रॉड में रह रहे हैं वो इनकम इंडिया में लेकर आएंगे, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में हो गया फीफा। सिमिलरली जो नॉन रेजिडेंट इंडिया में रह रहे हैं और ये इनकम लेके वो देश से बाहर चले जाएंगे, इंडिया से बाहर चले जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर अगर आप फीफा ऐड कर दें और फीफा माइनस कर दें तो आपका जो जीडीपी है वो जीएनपी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तीसरे तरह की इनकम जो हमें ज्यादा देखने को मिलती है वो होती है एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप देखिए कोई भी निकालिए, आप जीडीपी निकालिए, आप जीएनपी निकालिए या आप एनएनपी निकालिए, जो फंडामेंटल है वो सेम है कि ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को बताता है या उनकी वैल्यू को बताता है। मार्केट वैल्यू को नहीं जाना चाहते आप, उनके फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू पे जाना चाहते हैं तो जीडीपी एट एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल है वो सेम है कि ये उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को बता रहे हैं जो आपने एक साल में प्रोड्यूस करें। एनएनपी दैट इज जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इससे हमारा क्या मतलब है? एनएनपी का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर समझने के लिए आप ये जानिए कि जितने भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, जितना भी आपने इनकी प्रोडक्शन करी है, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज भाई या तो कंज्यूमर के लिए होंगे या तो कैपिटल गुड्स होंगे। अगेन कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर जाके आप 2 कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बात यह है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यू यूज कैपिटल गुड्स। मशीनरी जो बन रही है, मान लीजिए कोई ट्रक है, अगर कोई ट्रक, कोई कंपनी है जो ट्रक बना रही है, महिंद्रा वो ट्रक बनाती है, उस ट्रक को बनाने के लिए भी तो बहुत सारी मशीनरी यूज हुई है। इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ प्रोडक्शन देयर इज सम यूज ऑफ कैपिटल गुड्स, और इस कैपिटल गुड के यूज को हम डिनोट करते हैं अपने डेप्रिसिएशन से कि भाई हमने कैपिटल गुड यूज किया और उसको हमने डेप्रिशिएट किया। इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका एक तरह से कैपिटल का भी खर्चा है, कैपिटल कंजम्पशन है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल कंजम्पशन। नाउ इससे हमारे एनएनपी का क्या रिलेशन है? अगर आप अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज जीएनपी के अंदर से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, जितना भी आपने कैपिटल उसको यूटिलाइज किया है, उसको यूटिलाइज करने की जो कॉस्ट है, अगर आप उसको जीएनपी से माइनस कर दे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाता है? यू गेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट मार्केट प्राइस, डिपेंड करता है कि जीएनपी किस चीज से निकाला हुआ है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपको किसी भी देश की एनएनपी देखनी है कि भाई ये उस देश की इनकम है और ये इनकम एनएनपी है,
तो आपको ये देख के पता लग जाएगा कि ये जो इनकम कैलकुलेट की गई है ये डेप्रिसिएशन को माइनस करके कैलकुलेट की गई है। उसके बाद एक जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारे नेशनल इनकम से रिलेट करता है वो है पर्सनल इनकम का। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि किसी भी देश के अंदर जो इंसान रहता है उसकी पर्सनल इनकम क्या है। तो सिंपली पुट पर्सनल इनकम मीन्स ऑल इनकम। एक इंसान जितनी भी इनकम कमाता है वो सारी की सारी उसकी पर्सनल इनकम के अंदर आता है। मान लीजिए कि वो वेजेस एंड सैलरीज अर्न करता है, उसके पास घर है वो उसने रेंट पे दे रखा है, उसने कुछ अपने बैंक के अंदर एफडी करा रखी है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए कि वो बेरोजगार है और उसको सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है तो वो भी उसकी पर्सनल इनकम के अंदर आएगा। मान लीजिए कि वो कहीं पे जाके चोरी करता है, दैट इज वो कहीं पे जाके ही स्टील सम मनी, तो वो पैसा भी उसकी पर्सनल इनकम के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी किसी भी इंसान की जो फैक्टर इनकम है वो भी उसकी पर्सनल इनकम है। किसी भी इंसान को जो ट्रांसफर इनकम आ रही है वो भी उसकी क्या है, पर्सनल इनकम है। और जो इंसान इलीगल इनकम भी अर्न कर रहा है वो भी उसकी क्या है, पर्सनल इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप एक इंसान की पर्सनल, एक देश के अंदर रहने वाले हर एक इंसान की पर्सनल इनकम को ऐड कर दें तो क्या इससे हमारा एनएनपी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनएनपी एंड पर्सनल इनकम। बहुत इंटरेस्टिंग है सोचने में अगर आप सोचे तो कि अगर आप एक देश में रहने वाले हर एक इंसान की पर्सनल इनकम को ऐड कर, ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी देश की पॉपुलेशन है हर एक इंसान की पर्सनल इनकम को ऐड कर दे तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको एनपी निकल कर आ जाएगा। ना, पहली बात, पहले आंसर कर देते हैं इसका, एनएनपी डज नॉट मीन पर्सनल इनकम। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए साथ। इसका रीजन क्या है, लेक्चर नंबर 1-2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्यों ट्रांसफर इनकम हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर कोई इंप्लॉय है, अगर कोई इंसान है अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है और उसको सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है तो बदले में कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहा, तो क्योंकि उस केस में कोई प्रोडक्शन नहीं है तो इसीलिए वो ट्रांसफर इनकम जो होती है हमारे नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होती है। इसीलिए पर्सनल इनकम के अंदर बहुत सारी ऐसी इनकम है जैसे इलीगल इनकम, इलीगल इनकम हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। इसका मतलब कि किसी भी पर्सनल इनकम के अंदर बहुत सारी ऐसी इनकम होती है जो कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। तो इसीलिए मान लीजिए आपको नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी निकालना है और आपको पर्सनल इनकम गिवन है तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो पर्सनल इनकम है ये एक्सक्लूड करेगी ऑल इनकम विच आर नॉट कंसिडर्ड इन नेशनल एनएनपी, नेट नेशनल इनकम। इसके लिए अब आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने वो सारी इनकम निकाल दी पीआई में से जो एनएनपी के अंदर नहीं है तो ये बराबर हो गया। लेकिन एक छोटा सा और पॉइंट है इसके अंदर कि बहुत सारी इनकम ऐसी होती है कि जो पीआई के अंदर ऐड नहीं होती लेकिन एनएनपी में ऐड होती है। एग्जाम्पल कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर ने अपना सरप्लस जो अर्न किया है वो मेरी पर्सनल इनकम छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आईआरसीटीसी है, पब्लिक सेक्टर है, वो जो अपना सरप्लस जनरेट कर रहा है क्या उसकी इनकम पर्सनल इनकम में काउंट नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है नहीं, लेकिन वो एनएनपी में ऐड। तो जितना भी सरप्लस जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमाते हैं, एसपीयूज, सरप्लस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, उसके बाद जितने भी आपके जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो जो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अब अगर आप ये बोलेंगे सर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था तो उस कंपनी से अगर मुझे डिविडेंड मिला होगा तो वो डिविडेंड तो आपकी पर्सनल इनकम के अंदर आ गया होगा, जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो आपकी पर्सनल इनकम के अंदर आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ अ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी क्योंकि वो आपकी पीआई के अंदर ऐड नहीं हो रहे थे लेकिन हमारे एनएनपी के अंदर ऐड होते हैं तो हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को भी ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइज हम उसको एनएनपी के अंदर ऐड करके चलते हैं। और फाइनली again a component which is a part of NNP but not a part of PI is your rental of public properties। RPP अगेन जो रेंट पब्लिक प्रॉपर्टी का है, आपके एरिया में जो पार्क है
वो पार्क एक पब्लिक एरिया पे बना है, एक स्पेस पे बना है, उस स्पेस की अपनी एक कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट का रेंट जो कि आप कमा नहीं रहे हैं, आपको फॉरगो करना पड़ रहा है, वो भी आपकी एनपी का पार्ट बनता है। तो ये तीन कंपोनेंट है, एसपीयू, यूडीपी एंड आरपीपी, जो कि पर्सनल इनकम के अंदर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एनएनपी आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पर्सनल इनकम के अंदर वो सारी इनकम हटा दीजिए जो कि एनएनपी का पार्ट नहीं बनती। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ले लीजिए जितनी भी ट्रांसफर इनकम जो जनरेट हो रही है या जो इलीगल इनकम्स है, वो सारी की सारी हटा के आपको पर्सनल इनकम लेनी है। अनदर इनकम जो पर्सनल इनकम के बाद आपने डिस्कस करनी है वह है डिस्पोजेबल इनकम। नाउ डिस्पोजेबल इनकम का भी एक काफी अच्छा चंक है जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार डिस्पोजेबल इनकम का हम डिस्कस करते हैं और बड़ी ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पर्सनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब आप अपने पर्सनल इनकम में से जो भी लीगली रिक्वायर्ड अमाउंट है जो आपने सरकार को पे करना है, अगर आप उसको हटा दें तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। दैट इज जो लीगली एनफोर्सेबल पेमेंट, अगर अपने पर्सनल इनकम में से आप वो हटा दें तो आपके पास क्या जाती है, डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है, जो आप खर्चा करते हैं, या तो उसमें से खर्चा करेंगे या तो उसमें सेव करेंगे। अब लीगली एनफोर्सेबल पेमेंट्स क्या क्या होती है, एक तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि जो इनकम टैक्स है, भाई इनकम टैक्स क्या है, सरकार ने आपके ऊपर एक कंडीशन डाल रखी है कि भाई इनकम कमाओगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई फीस आपको पे करनी पड़े, कोई फाइन आपको पे करना पड़े, कोई पेनल्टी आपको पे करनी पड़े अंडर द लॉ, वो सारी सारी आप कहाँ से पे करते हैं, अपनी इनकम में से पे करते हैं। तो अगर अपनी पर्सनल इनकम में से आप ऐसे सारे लीगली एनफोर्सेबल पेमेंट को हटा दें तो आपके पास आती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम के बाद लेट्स डिस्कस वन मोर आइटम, और आज की वीडियो की जो लास्ट इनकम है वो है प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम सुन के आपको ये लग रहा होगा कि सर पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में क्या फर्क है। तो अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट दूं कि ऑल योर पर्सनल इनकम, एक देश के अंदर जो एक इंडिविजुअल जितनी भी पर्सनल इनकम अर्न कर रहा है वो उसकी प्राइवेट इनकम, दोज आर दी प्राइवेट इनकम, दैट इज ट्रू। लेकिन अब यहाँ पे जो हम प्राइवेट इनकम पढ़ रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। दैट इज अब हम प्राइवेट इनकम को पढ़ेंगे नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि जो हमारे पास एनएनपी है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसको आप ब्रॉडली दो तरह के इनकम में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो समझ लीजिए आप प्राइवेट इनकम, एंड सेकेंड पब्लिक इनकम। अब पब्लिक इनकम से हमारा क्या मतलब है, जो पब्लिक कमा रही है दैट इज जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स कमा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, गवर्नमेंट की एडमिन यूनिट हो, या गवर्नमेंट की कमर्शियल यूनिट हो, गवर्नमेंट के कमर्शियल यूनिट्स हो। सरकार जो इनकम कमाती है वो सरकार की इनकम नहीं होती, क्योंकि सरकार किसके लिए काम कर रही है, सरकार अपने देश के वासियों के लिए काम कर रही है। तो एनी इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट से कमाए या कमर्शियल यूनिट से कमाए, वो पब्लिक इनकम मानी जाती है। अगर आपको ध्यान हो कि अगर आप आधार कार्ड में अपडेट कुछ कराते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। आधार बनवाया या आधार अपडेट कराया या पैन कार्ड बनवाया, पैन कार्ड अपडेट कराया, तो उसके लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, फ्री में नहीं होता। वो कमर्शियल यूनिट नहीं है, वो कमर्शियल वेंचर नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। लेकिन सिमिलरली सरकार अगर मान लीजिए कोई ऑयल सेक्टर में काम कर रही है, कोई ऑयल सेक्टर में कंपनी चला रही है, तो वहां पे सरकार का एम है कि प्रॉफिट अर्न करना है, कमर्शियल यूनिट चल रही है, तेल मार्केट में बिकेगा आके और उसके बदले आपको पे करना पड़ेगा। प्राइवेट इनकम क्या होती है, अब यहाँ से आपको प्राइवेट इनकम का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। पहली बात, जो कौन कमा रहा है, जो इंडिविजुअल कमा रहा है, आप जैसे मुझ जैसे लोग कमा रहे हैं। उसके बाद या जो प्राइवेट सेक्टर से जनरेट हो रही है, जितनी भी आपके मार्केट में प्राइवेट प्लेस है वो जनरेट कर रहे हैं, और जितनी भी आपकी ट्रांसफर पेमेंट है, बेरोजगारी भत्ता हो गया या कोई घर बनाने के लिए आपको खर्चा मिल गया, तो टोटल प्राइवेट इनकम अगर मैंने निकालनी है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्राइवेट इनकम जो इंडिविजुअल्स कमा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है, जो ट्रांसफर पेमेंट है, वो कैसे निकल सकती है। इट्स वेरी सिंपल कि आप अपने नेशनल इनकम में से, फ्रॉम योर नेशनल इनकम यू रिड्यूस दी पब्लिक इनकम। आप पब्लिक इनकम को निकाल दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइवेट इनकम आ जाएगी। आज के इस वीडियो का ये पर्पस था कि जीडीपी के अलावा
कितने तरीके की इनकम है जो हमारे देश के अंदर निकलती है और उनको निकालने का तरीका क्या है। वैसे तो इस पूरे लेक्चर सीरीज के अंदर जो स्टार्टिंग का पार्ट है हमारा नेशनल इनकम से ज्यादा रिलेट करता है, देश की इनकम से ज्यादा रिलेट करता है, लेकिन आई थॉट कि नेशनल इनकम के अलावा भी आपको इनकम्स के बारे में पता होना चाहिए, वो किसी भी देश के अंदर जनरली हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको माइक्रोइकोनॉमिक के टॉपिक से और रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।